गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। दिस इज योर आईएफएस एंड एबीपी मेंटर प्रगति। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले अपना चैप्टर 5 मॉड्यूल ए चल रहा है। हम डायरेक्टिंग का चैप्टर है जिसमें हम इक्विटी थ्योरी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इक्विटी थ्योरी जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि क्या होती है इक्विटी थ्योरी। तो विदाउट एनी डिले सेशन को प्रोसीड करते हैं। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के जरिए क्लासेस के रिगार्डिंग आपको जो पीडीएफ हो वो इसी टेलीग्राम चैनल के जरिए ही आपको मिलता है। तो बात करते हैं इक्विटी थ्योरी की। तो देखिए, इक्विटी थ्योरी की बात की जाए तो इक्विटी थ्योरी इनपुट और आउटपुट पे बेस्ड होती है। यानी इक्विटी थ्योरी की बात की जाए तो इसमें बात की जाती है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की, और साथ ही साथ एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या उन्हें इस कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड मिल रहा है, क्या उनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है या फिर नहीं। यानी इक्विटी थ्योरी फेयर बैलेंस पे बेस्ड होती है। यानी जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इक्विटी थ्योरी बात करती है फेयरनेस की, कि जो भी कंपनी को कोई एम्प्लॉय दे रहा है यानी जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या उसके बदले में उसे वैसा ही रिकॉग्नाइजेशन, वैसा ही रिपोर्ट उसे कंपनी की तरफ से मिल रहा है या फिर नहीं। यानी ये बात करता है जितना इनपुट यानी जितना कंट्रीब्यूशन, जिस तरीके से वर्क वो एम्प्लॉय कर रहा है, क्या कंपनी की तरफ से भी उसी तरीके से रेसिप्रोकेट किया जा रहा है, यानी कंपनी की तरफ से भी उस वर्क को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रिवॉर्ड किया जा रहा है। यानी ओवरऑल अगर बात की जाए इक्विटी थ्योरी की तो ये बात करती है फेयर बैलेंस की। फेयर बैलेंस यानी इनपुट और आउटपुट के बीच। इनपुट में यहाँ पे बात की गई है एम्प्लॉय की। यहाँ पे इनपुट का मतलब है एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय क्या कर रहा है भाई, एम्प्लॉय हार्डवर्क कर रहा है। यहाँ पे इनपुट को कंसीडर किया गया है एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय क्या कर रहा है, लॉयल्टी कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, कमिटमेंट कर रहा है, ट्रस्ट मेंटेन कर रहा है। और वहीं आउटपुट का क्या है, आउटपुट जो कि कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को मिलता है, वो क्या है, सैलरी मिलती है, बेनिफिट मिलते हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है उसे क्लास को, अचीवमेंट्स उसके शो किए जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, इसी पे बेस्ड है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी ऐसी थ्योरी जो कि फेयर बैलेंस की बात करती है। यानी अगर बात की जाए इस थ्योरी को, तो इस थ्योरी को प्रोफाउंड किया गया था जॉन एस एडम्स के जरिए। किसने प्रोफाउंड किया था, जॉन एस एडम्स ने इस थ्योरी को प्रोफाउंड किया था, जो एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे। और ये ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने एक ऐसी थ्योरी डेवलप करी थी 1960 में। यानी जॉन एस एडम्स ने एक ऐसी थ्योरी डेवलप की थी जो कि फेयरनेस की बात करती है, जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो फेयरनेस है उसकी बात करता है। यानी ये थ्योरी इस बात की एडवोकेसी करती थी कि जिस तरीके से कोई एम्प्लॉय मेहनत करा उसी के रिगार्डिंग उसे आउटपुट भी मिलना चाहिए। यानी एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी कमिटमेंट देता है, हार्ड वर्क करता है, अपना जो टास्क वो परफॉर्म करता है, वही कंपनी की तरफ से उसे क्या होता है, सैलरी होती है, रिकॉग्नाइज ऑफर किया जाता है, बेनिफिट ऑफर किया जाता है, बोनस ऑफर किया जाता है, इंसेंटिव ऑफर किया जाता है। इसीलिए इक्विटी थ्योरी को कहीं ना कहीं फेयर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये थ्योरी डील करती है कि किस तरीके से जो रेशनल सेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉयज का उसको ये डिफाइन करने का काम करती है, उसे ये मेजर करने का काम करती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, एडम्स इस बात की एडवोकेसी करते हैं, इसको रिकमेंड करते हैं कि जो वर्कर्स है वो क्या करते हैं, वो बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं। यानी जो वो ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, यानी जो अपना कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, और जो उन्हें इन रिटर्न रिसीव हो रहा है, यानी जो उनका इनपुट है और उसके बदले जो उन्हें आउटपुट रिसीव हो रहा है, इसके बीच ही क्या करते हैं, इसी के बीच बैलेंस करते हैं वर्कर्स या एम्प्लॉय, उसी के बीच बैलेंस करते हैं। और ये बेस होता है उनके कंटेनमेंट पे, उनके खुद के जो परसेप्शन हो रखा है जो कि इक्वल अमाउंट में होता है वर्कर्स के बीच में, उसके जरिए वो क्या करते हैं, उसको वो मेंटेन करते हैं, उनका जो अपना परसेप्शन है वो मेंटेन करते हैं। यानी अगर बात की जाए इक्विटी थ्योरी की, तो ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि जो लोगों का एक्शन होता है या एम्प्लॉय का जो एक्शन है और जो उनका मोटिवेशन होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है फेयरनेस से। ठीक है, यानी अगर किसी भी तरह की डिस्पैरिटी होती है इन द सेंस ऑफ डिसफेयरनेस, तो जो वर्क प्लेस होता है वो क्या करता है, वो मोटिवेट करता है लोगों को कि बेहतर तरीके से काम करे। लेकिन अगर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, पार्शियलिटी होती है, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डीमोटिवेटेड भी होते हैं। यानी अगर इक्विटी थ्योरी की बात की जो कि फेयरनेस की बात करती है, तो इक्विटी थ्योरी ये क्लियरली तौर पे इस बात की एडवोकेसी करती है कि भाई एम्प्लॉय का जो भी इनपुट है, जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है कंपनी की तरफ से उसे किस तरह से रिस्पॉन्स किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन तरफ से उसे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर फेयरनेस अमाउंट होता है जो कि कंपनी की तरफ से अगर फेयरनेस रिस्पॉन्स दिया जाता है, बेहतर रिस्पॉन्स होता है, यानी अगर एम्प्लॉय बेहतर काम कर रहा है तो उसके वर्क को ना केवल रिकॉग्नाइज किया जाए बल्कि उसे रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है,
तो ऐसे केसेस में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड का असर उनके काम पे, उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी देखने को मिलता है। यानी अगर किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो एम्प्लॉय खुद ही उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड कर भी लेते हैं। यही बात करती है इक्विटी थ्योरी, जिसे कि जॉन एस एडम्स ने प्रोफाउंड किया था। और अगर किसी भी तरह से फेयरनेस में डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, किसी तरह से पार्शियलिटी देखी जाए, तो यही इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी ना केवल एम्प्लॉय पे देखने को मिलता है एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्टिकुलर कंपनी में भी देखने को मिलता है। क्योंकि ये फेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट होता है ये एम्प्लॉय के कमिटमेंट को और ज्यादा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी उसे और ज्यादा क्या करता है, उसे और इंक्रीज करता है। और जब एक सेंस ऑफ फेयरनेस लेकर के आता है एम्प्लॉय में कि उसे ये पता होता है कि अगर वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो कंपनी के जरिए उसे न केवल रिकॉग्नाइज किया जाएगा बल्कि उसे उस रिकॉग्नाइज अचीवमेंट को उसके दिखाया भी जाएगा, उसको इसके बदले रिवॉर्ड भी पे किया जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट कहता है जॉन एस एडम का, जिसे इक्विटी थ्योरी कही जाती है। तो आई होप आपको ये इक्विटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं एमसीक्यूज की, क्योंकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे आप टैकल नहीं। और सीआईबी जैसे सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और इसमें एमसीक्यू का जो लेवल है वो काफी हाई आता है कंपेयर टू जीआईबी। और आपका एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन का पैटर्न अलॉन्ग विद ऑप्शन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस मस्ट फॉर योर सीआईबी एग्जाम्स। ठीक है, तो एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। इक्विटी थ्योरी वाज डेवलप्ड इन 1960 बाय विच बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। यानी जो इक्विटी थ्योरी लाई गई थी जो कि फेयरनेस की बात करती है, जो कि इनपुट और आउटपुट की बात करती है। इसमें इनपुट आउटपुट क्या था? इनपुट को कंसीडर किया गया है एम्प्लॉय से कंसीडर किया, वहीं आउटपुट को कंसीडर किया गया कंपनी या फिर कह सकते हैं फर्म या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसी थ्योरी जो को फेयरनेस थ्योरी कहा जाए, जो कि फेयरनेस की बात होती है। इसको ऐसे याद रखिएगा। इसका अगर आपको शॉर्टकट की क्या है याद करने का, इक्विटी थ्योरी मतलब फेयरनेस थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इक्विटी थ्योरी किसके जरिए डेवलप की गई थी? ऑप्शन ए कह रहा है अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन बी कह रहा है बीएफ स्निगर, ऑप्शन सी कह रहा है जॉन एस एडम्स और ऑप्शन डी कह रहा है डगलस मैग्नम। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी जॉन एस एडम, जो कि फेमस बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये फेयरनेस थ्योरी, इक्विटी थ्योरी प्रोफाउंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है सही हो रखा है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है इक्विटी थ्योरी सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज कंपेयर व्हाट दे गिव एंड रिसीव टू असेस द फेयरनेस इन द वर्कप्लेस। यानी एम्प्लॉय क्या करते हैं? इक्विटी थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि इक्विटी थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि इसमें जो एम्प्लॉय है वो कंपेयर करने का काम करते हैं कि जो वो दे रहे हैं, यानी जो वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसके बदले में उन्हें क्या रिसीव हो रहा है कंपनी से, फर्म से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से। और इसी बेसिस पे वो ये देखते हैं कि उनके वर्क प्लेस पे कितना फेयरनेस हो रखा है, यानी कितना वहां पे इक्वालिटी हो रखी है उनके वर्क प्लेस पे। क्या ऐसा नहीं हो रहा? क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन बेहतर दे रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न उन्हें उतना बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इक्विटी थ्योरी के जरिए क्या होता है? इक्विटी थ्योरी के जरिए इसी दोनों फैक्टर के बीच में कि एम्प्लॉय क्या अपना इनपुट दे रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और उन्हें कंपनी से क्या रिसीव हो रहा है, इसी के बीच के जो फेयरनेस है, वर्क प्लेस पे कितना फेयरनेस है, कितनी इक्वालिटी है, इसी को कंपेयर किया जाता है एम्प्लॉयज के जरिए अंडर द इक्विटी थ्योरी। स्टेटमेंट 2 कह रहा है According to Adams, disparities in perceived fairness motivate employees to seek solution to restore balance। यानी अगर डिस्पैरिटी होती है फिर से फेयरनेस परसीव करने में, तो ये मोटिवेट करती है, ये क्या करती है? एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं कि वो सोल्यूशन देखें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, दोनों ही गलत है। यहाँ पे आपके ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके दोनों ही करेक्ट हो रखे हैं, क्योंकि दोनों ही आपका इक्विटी थ्योरी का हिस्सा हो रखे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइस, आपका ABFM मास्टरी बैच भी आ चुका है। अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करने चाहते हैं, यानी आप सिर्फ और सिर्फ ABFM में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि वैसे तो आपको एग्जाम्स आपको सारे देने हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ABFM का जो सब्जेक्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो इसके लिए गाइस मास्टरी बैच आ चुका है, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है बेनिफिट ध्यान रखिएगा।
आपको 40+ इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, अलॉन्ग विद आपको स्पेशल प्रीवियस पेपर पे सेशन मिलता है, 24 सेशन आपको मिलता है, एक्सेस कर सकते हो आप रिकॉर्डेड। यानी जैसे कि आप बैंकिंग प्रोफेशनल हो तो ऐसे में एज यूजुअल आपके पास टाइम की थोड़े से बाउंडेशन है, पर उसका भी कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होता है। आप इसको अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हो, साथ ही साथ आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सारा आपको एबीएफएम बैच में मिलता है। स्पेसिफिक बैच है आपका एबीएफएम का, जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ, जिसमें मैं आपके न्यूमेरिकल्स एज वेल एज थ्योरी दोनों ही क्लियर करवाने वाले हैं। तो जिस किसी को भी एनरोल करना है वो एनरोल कर सकता है। इसके अलावा आपका सीआईबी का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है गाइस। आपका सीआईबी का फाउंडेशन बैच भी है, जिसमें आपको सारी क्लासेस के रिगार्डिंग गाइडेंस मिलते हैं। यानी एबीएफएम बैच में आपका एक स्पेसिफिक बैच है एबीएफएम बैच, जिसमें आपको एबीएफएम पढ़ाया जाता है, और इसके अलावा एक कंप्लीट बैच भी हो रखा है, फाउंडेशन बैच हो रखा है कंप्लीट बैच, जिसमें आपको सारे पेपर कवर होते हैं। इसमें आपको 250+ लाइव क्लासेस मिलती है, प्रीवियस पेपर पे सेशन मिलते हैं, आपको 24/7 आप इसका एक्सेस कर पाते हो। सबसे बेस्ट चीज है कि आपको रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है, यानी अगर आप अपनी वर्किंग लाइफ की वजह से कहीं ना कहीं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी एक्सेस कर सकते हो। बैच में एनरोल कर लीजिएगा। जो लोग भी भाई सीरियस होकर अगर आप सीआईबी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच है आपका फाउंडेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने वाला है ये बैच। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए गाइस, अगर आपको किसी भी तरीके से आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, यानी अगर आप पहली बार अपने सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, टाइम नहीं मिल पा रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, आप एक फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस फॉर्म को अगर आप फिल करते हैं तो आपको पर्सनल आपको कॉल बैक मिलेगा हमारी टीम की तरफ से, जो आपके जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है सीआईबी के रिगार्डिंग, आपके जो भी डाउट हैं, जो भी कंफ्यूजन है, वो सब कुछ क्लियर करेगा। यानी आपको पर्सनल कॉल बैक मिलेगा हमारे एक्सपर्ट के जरिए, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसके जरिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करना है, राइट पाथ क्या है, राइट स्ट्रेटजी क्या है, राइट वे क्या है प्रिपरेशन करने का, ये सब कुछ आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, आपके डाउट होंगे, लेकिन जो सोल्यूशन मिलेगा वो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू, हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपको आपके सवालों का सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। तो फॉर्म को फिल करिएगा और जो भी आपके डाउट अपने कंफ्यूजन है वो जरूर क्लियर करिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूले, क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस के रिगार्डिंग सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है सीआईबी के रिगार्डिंग, एबीएफएम के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के जरिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। पर्सनली आप मुझे टैग करके टेलीग्राम पे भी अपने डाउट, अपने कंफ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, टेलीग्राम चैनल के जरिए हम 1-to-1 इंटरेक्ट करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।